जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी। चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कौवों ने किराए पर लिया हुआ था। और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। ये लो चील चाची, तुम्हारा इस महीने का किराया। तुम बहुत अच्छे काफे हो जो मेरा किराया समय पर दे देते हो। एक वो बीमार चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा है। जब भी किराया लेने जाऊं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील चाची, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो चंदू चिड़ा कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तेज बारिशों के कारण मैं काम पर नहीं गया। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वो किराया दे देगा। तौबा तौबा चील चाची, वो दोनों बहुत झूठे हैं। कल ही तो मैंने उसकी पत्नी मानो चिड़िया को देखा था, एकदम हट्टी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाई वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कौवों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी कहाँ से पीऊं? मम्मा तो घर को ताला लगा कर चली गई हैं। तभी जुगनू कौवा देखता है कि चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। मैं मानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जुगनू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जुगनू बेटा, पता है कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी, बहुत पसंद है। फिर मानो चिड़िया जुगनू कौवे को पानी देती है और साथ में गाजर का हलवा देती है। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मम्मा, घर को ताला लगा हुआ था और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। बस कीजिए बिजली बहन, अब बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से, बहुत जल्दी चील चाची तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। ऐसे चली कटी सुनाकर बिजली और बादल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को जब चिड़िया का पति घर आता है तो चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। चंदू चिड़ा कौवों के घर जाता है। बिजली और बादल, दोबारा मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा तुम पति पत्नी की इज्जत है? किराया तो तुम समय पर देते नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चील चाची हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश में चील चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चील दो नए किराएदारों को लेकर घर के बाहर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, अब ये घर इनका है। चील चाची, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? इतनी तेज बारिश है, हम ऐसी बारिश में भला कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है, ये पक्षी मुझे किराया बहुत ज्यादा दे रहे हैं,
तुम्हारी तरह नहीं है जो हमेशा बहाने ही बनाते हैं। मानो चिड़िया भी घर से बाहर आती है। चील चाची, मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसी बारिश में भला हम कहाँ जाएंगे? तभी बिजली कभी भी अपने घर से बाहर आती है। चील चाची, निकालो अभी इन गरीब पक्षियों को यहाँ से निकालो, फिर हम भी अपने घर का किराया तुम्हें ज्यादा देंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति चंदू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। वो दोनों पति पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। मानो चिड़िया तो पहले से ही बीमार थी। तेज बारिश के कारण उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। मानो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम मत उड़ो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास कोई घोंसला मिल जाए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से एक बूढ़ी काफी बाहर आती है। माँ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हम ऐसी तेज बारिश में कहीं उड़कर भी नहीं जा सकते, क्या हम एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, ले आओ तुम अपनी पत्नी को। फिर चंदू चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी कवि के घर में आ जाता है। आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और अकेले खाना खाने का मजा नहीं आता। आज तो मैं आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। फिर बूढ़ी कवि उनके लिए खाना लाती है और वो सब मिलकर मजे मजे से खाना खाते हैं। दूसरी ओर वो कवि चिड़िया के जाने पर बहुत खुश थे। बादल जी, चील चाची को पहले ही उन्हें निकाल देना चाहिए था। बिजली, मुझे लगता है हमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। हमने तो सभी पक्षियों के साथ भला किया है। जितनी वो चिड़िया बीमार थी, उसकी बीमारी सभी पक्षियों को लग सकती थी। मम्मा, लेकिन मानो आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। नहीं बेटा, वो तो प्यार करने का नाटक करती थी। बादल जी, इतनी तेज बारिश में भला कहाँ वो जिंदा रहने वाले हैं, मर गए होंगे अब तक। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन कवों का घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से वो कवि अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और रोने लगते हैं। मेरा घर टूट गया। बादल जी, अब हम रात कैसे गुजारेंगे? मम्मा, आपने मानो आंटी के बेघर होने पर उनका मजाक उड़ाया था, देखा अब हमारा घर भी टूट गया। अब बिजली कवि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर बूढ़ी कवि मानो चिड़िया और चंदू चिड़े को अपने घर में ही रख लेती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कव्वा और बिजली कवि भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कव्वे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं।
तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं।
फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। तभी कबूतर की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ गुफा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हो और मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। जुगनू बेटा, जाओ और तोते की दुकान से अंडा लेकर आओ। मम्मा मम्मा, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा। मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दें। नहीं है मेरे पास पैसे। जब भी तुम्हें दुकान पर भेजो तो तुम आइसक्रीम खाने की जिद करते हो। फिर जुगनू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जा रहा था कि उसकी नजर एक घोंसले में जाती है जहाँ एक अंडा था। जुगनू कौवा वहाँ जाता है। मैं ये अंडा चुरा कर यहाँ से ले जाता हूँ। मम्मा को अंडा भी मिल जाएगा और मैं आइसक्रीम भी खा लूँगा। फिर जुगनू कौवा वो अंडा उठाता है और थोड़ी दूर घास में जाकर छुपा देता है। अब मैं मजे मजे से इन पैसों से कुल्फी खाऊंगा। फिर जुगनू कौवा उड़ता है। कुल्फी लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, कुल्फी लो। अंकल अंकल, मुझे एक कुल्फी दे दें। फिर जुगनू कौवा पक्षी से कुल्फी ले लेता है और थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर खाने लगता है। मीना जुगनू को कुल्फी खाता हुआ देखकर वहाँ आती है। जुगनू जुगनू, मुझे भी थोड़ी सी कुल्फी दे दो। ना ना, ये कुल्फी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। फिर जुगनू कौवा एक ही बार में सारी कुल्फी खा लेता है। बेचारी कबूतरी जब अपने घोंसले में आती है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। कौन कौन दुष्ट मेरा अंडा चुरा कर ले गया? आज तो जंगल में चील भी नहीं थी, फिर ये मेरा अंडा किसने चुराया होगा? इधर उधर देखकर जुगनू कौवा घास से वो अंडा उठाता है और अपने घर चला जाता है। जुगनू, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मम्मा, तोता अंकल दुकान पर नहीं था, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। ये मोटी चोंच वाला भी बहुत लालची हो गया है, पैसे पूरे लेता है और ये अंडा देखो कितना छोटा सा दिया है। मम्मा, क्या हुआ? है तो अंडा ही। बिजली कवि को पता ही नहीं चलता कि उसका बेटा तो वो अंडा कबूतरी का चुरा कर लाया है। अब तो जुगनू कवि को नया आइडिया मिल गया था। जब भी वो अंडा लेने जाता तो किसी न किसी पक्षी के घोंसले से अंडा चुरा कर ले जाता। एक दिन जुगनू कौवा बुलबुल के घोंसले से अंडा चुरा रहा था कि बुलबुल उसे देख लेती है। दुष्ट कौवे, तू ही है जो पक्षियों के अंडे चुराता है। बुलबुल जुगनू कौवे के दो चार लगा देती है। दोबारा मेरे घोंसले की तरफ मत आना। गंदी मोटी आंटी, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जुगनू रोता हुआ घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, मारा, उस मोटी बुलबुल आंटी ने मारा। उस गंदी मोटी बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। बिजली कवि जुगनू कवि को साथ लेकर जाती है। मोटी बुलबुल, बता, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बिजली, ये मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है इसे। झूठ मम्मा, झूठ, मैं सच कह रहा हूँ, ये मोटी आंटी झूठ बोल रही है। फिर बिजली कवि बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है। मोटी, मैं आज तेरा पेट ही फाड़ दूंगी। मानो चिड़िया शोर सुनकर वहाँ आती है। वो आकर बुलबुल की जान बचाती है।
बस करो बिजली, ना मारो, बुलबुल मर जाएगी। फिर बिजली कभी गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरा अंडा चुरा रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा था। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें, ऐसे बुरे काम करने वालों को सजा जरूर मिलती है। कुछ दिनों बाद बिजली कवि की बहन उसके घर आती है। पिंकी बहन, क्या खाओगी? दीदी, मेरा तो आज अंडा पराठा खाने को बहुत मन कर रहा है। अरे पिंकी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अंडा मंगवाती हूँ और मैं अपनी बहन को अंडा पराठा बनाकर खिलाती हूँ। जुगनू बेटा, ये लो पैसे और जाओ तोते अंकल की दुकान से अंडा लेकर आओ। जुगनू तो खुश हो जाता है और वो पैसे ले लेता है। जुगनू, अपनी मौसी के लिए बड़ा अंडा लाना, अगर बड़ा अंडा ना लाया तो मैं खुद जाकर पूछूंगी तोते से। नहीं मम्मा, आज मैं बड़ा अंडा ही लाऊंगा। जुगनू कौवा पैसे लेकर सीधा कबूतर हलवाई की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। फिर जुगनू कौवा उन पैसों की मिठाई लेकर खा लेता है। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। जी भरकर मिठाई खाने के बाद जुगनू कौवा ऊपर आसमान में उड़ता है। वो किसी घोंसले में अंडा देख रहा था। उड़ते उड़ते वो पहाड़ों की ओर चला जाता है। उसे एक सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले में एक बड़ा सा अंडा था। ये देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश होता है। इतना बड़ा अंडा, आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी। फिर जुगनू कौवा इधर उधर देखता है और चील के घोंसले से वो बड़ा अंडा लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर बैठी बबली कबूतरी ये सब देख रही थी। वो जल्दी से सुनहरी चील के पास जाती है। चील दी, वो है ना बिजली कवि का बेटा जुगनू, वो आपके घोंसले से अंडा चुराकर भाग गया है। ये सुनकर चील बहुत गुस्से में आ जाती है। कहाँ है वो छोटा कौवा? मैंने अभी अभी देखा है, वो अपने घर की ओर ही जा रहा था। फिर चील गुस्से में उड़ती है और वो बिजली कवि के घर की ओर जाती है। जुगनू बेटा, आज तो लगता है मोटी चोंच वाले ने बड़े बड़े अंडे लाए हैं। मम्मा, मैंने ढूंढकर अपनी पसंद से बड़ा अंडा लिया है, बाकी तो सब छोटे छोटे अंडे थे। अच्छा बेटा, आइंदा भी ऐसे बड़े बड़े अंडे ही लाया करो। चील गुस्से में बिजली कवि के घर आती है। रुक जाओ कवि, ये अंडा मेरा है, इसे पंख मत लगाना। चील अपना अंडा ले लेती है और जुगनू कौवे को भी अपने पंजों में दबोच लेती है। मेरा अंडा चुराया है, आज मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। चील दी, मेरे बच्चे को छोड़ दे, ये तो मुर्गी का अंडा है, अभी अभी मेरा बेटा तोते की दुकान से लाया है। मम्मा, मुझे बचा लो, मैं ये अंडा चील आंटी के घोंसले से ही चुरा कर लाया हूँ। फिर चील अपना अंडा चोंच में लेती है और जुगनू कौवे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऊंचे आसमान पर जाकर चील जुगनू कौवे को ऊपर से नीचे फेंकती है। जुगनू कौवा तो मर जाता है। बिजली, चुप कर जाओ, अब रोने से क्या फायदा। अगर तुम उस दिन अपने बेटे को डांटती जिस दिन उसने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की थी, तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन बिजली कवि तो रोई ही जा रही थी। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कौवे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कौवे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कवि को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कौवे की माँ हूँ, अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई, अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कौवे की माँ हैं, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है, हो ना हो कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है।
अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कभी अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली का भी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कभी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कभी नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली का भी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी, भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है, जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यहीं छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे, जुगनू, ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं, अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कभी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है।
परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कपी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे, ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर? उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए। ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है। मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए
वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ, अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा पापा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कौवी और बादल कौवा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊं बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और, तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कभी बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी।